वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ पोर्टफोलियो रिवीजन। एक इन्वेस्टर है, उसने अपने पैसे लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिया पोर्टफोलियो में। अब वो ये देखता है कि जिस पोर्टफोलियो में उसने इन्वेस्ट किया है, जिन सिक्योरिटीज़ में उसने पैसा लगाया है, क्या वो सही से काम कर रही हैं, क्या उसे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उनको इवेलुएट करता है, उनको रिवाइज करता है एक पीरियड ऑफ टाइम में, और ये देखता है कि क्या उसे रीजनेबल रिटर्न मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता, जो सिक्योरिटीज से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही, मतलब जो अच्छा शो नहीं कर रही, अच्छा रिटर्न नहीं दे रही, वो क्या करता है, उनको अपने पोर्टफोलियो से रिमूव कर देता है। तो यही बोल रखा है कि इन्वेस्टर स्टॉक को कब परचेज करता है, मतलब उसका मेन मोटिव यही होता है कि अच्छा रिटर्न कमाएं और जो रिस्क है वो कम हो। ठीक है, तो वो शेयर्स को बेचता कब है, जब प्राइस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी सिक्योरिटी है वो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करती, तो कहते हैं कि उससे छुटकारा ले लेना ही सही होता है, इन्वेस्टर को उन्हें छोड़ देना ही सही होता है, उसे अपने पोर्टफोलियो से रिमूव कर देना ही सही होता है। और लगा लो कोई इन्वेस्टर है, उसका गोल ये है कि फ्यूचर में वो कैपिटल को एप्रिशिएट करना चाहता है, मतलब फ्यूचर में कैपिटल एप्रिशिएशन चाहता है, लॉन्ग टर्म गेन चाहता है, तो वो क्या करता है, सिक्योरिटीज़ को होल्ड करता है, उसे रिवाइज करता है पोर्टफोलियो गोल्स के अकॉर्डिंग। तो जब एक इन्वेस्टर है वो पोर्टफोलियो को रिवाइज वगैरह करता है, तो उसे कुछ फैक्टर होते हैं जिन पर ध्यान रखना पड़ता है, लाइक रिस्क, क्वालिटी, टेक कंसेशंस वगैरह। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वो हैं चेंज इन एप्टीट्यूड फॉर रिस्क, चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, चेंज इन रिटर्न प्रेफरेंसेस, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल फंड, नीड फॉर फंड टू रिड्यूस पोर्टफोलियो साइज, और चेंज इन इकोनॉमिक फैक्टर। अब बात आती है कि पोर्टफोलियो रिवीजन होता क्या है। तो जो पीरियोडिक चेंज आते हैं ना, मतलब जो भी पोर्टफोलियो है उसके कंपोनेंट्स में, किसके बेसिस पर, उसके परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन के बेसिस पर, और एक जो इन्वेस्टर है उसके गोल के बेसिस पर, तो वो हमारा पोर्टफोलियो रिवीजन होता है। या तो हम इसमें क्या करेंगे, सिक्योरिटीज़ को ऐड कर देंगे, या हम सिक्योरिटीज़ को रिमूव कर देंगे। क्यों करेंगे ऐसा, वो हम हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग करेंगे कि सिक्योरिटी कैसा हमें रिटर्न दे रही है, कैसा वो परफॉर्म कर रही है। एक टाइप से कहें तो जो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है उसके अंतर्गत हम चेंज करके चलते हैं कि एक सिक्योरिटी से हम दूसरी सिक्योरिटी में कभी हम शेयर्स को बेच देते हैं, कभी हम बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, कभी हम बॉन्ड्स को बेच देते हैं, तो ऐसे ही चलता है। अब बात आती है, जब पोर्टफोलियो को हम रिवाइज करके चलते हैं तो कुछ टेक्निक्स होती है जो हमारी हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो को रिवाइज करने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो, इसमें रीबैलेंस किया जाता है अलग अलग सिक्योरिटीज़ के बीच में जो भी पोर्टफोलियो के अंतर्गत होती हैं। तो इसके अंदर जो टेक्निक्स है उनको इसने 2 पार्ट्स में बांट रखा है, फॉर्मूला प्लान्स और रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। फॉर्मूला प्लान्स के 3 पार्ट्स होते हैं, कांस्टेंट रूपी वैल्यू प्लान, कांस्टेंट रेशियो प्लान और वेरिएबल रेशियो प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे कि फॉर्मूला प्लान्स क्या होते हैं। तो देखो, फॉर्मूला प्लान मेन किस पर फोकस करके चलता है, टाइम पर, कि टाइम क्या होगा रिवीजन का। जो फॉर्मूला प्लान्स होता है वो हमें रूल्स रेगुलेशंस देता है, किससे रिलेटेड, सिक्योरिटीज़ की सेल्स और परचेज से रिलेटेड। इनको 3 पार्ट में बांट रखा है। जो ये प्लान्स होते हैं ना, ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं और जो हमारे रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। इनके अपने अपने मेथड्स होते हैं जो एक इन्वेस्टर के लिए यूजफुल होते हैं उसके प्रॉफिट को कमाने में, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी जिससे उसे कोई गेन नहीं हो रहा उनको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला प्लान होता है वो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है, परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला प्लान हमें क्या देता है, रूल्स और रेगुलेशंस। ठीक है, ताकि एक इन्वेस्टर सही टाइम पर सही डिसीजन ले पाए। ये हेल्प करता है इन्वेस्टर की असेस करने में कि कितनी अमाउंट उसे स्पेंड करनी है परचेज करने पर। ठीक है, और कौन सी ऐसी एसेट्स है, कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज़ है जिनसे उसे छुटकारा लेना है। एक टाइप से कहें तो जो फॉर्मूला प्लान्स होते हैं उसके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिगिड होते हैं। ठीक है, और ये क्या कहते हैं कि ये ना कोई भी जगह नहीं रखते अपने इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए एक पर्सन की, कि ये मानता है कि जब एक इन्वेस्टर फीलिंग्स से सोचता है, इमोशन से लेकर सोचता है, तो वो कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकता। तो यही बोल रखा है कि फॉर्मूला प्लान में इमोशंस वगैरह को इग्नोर किया जाता है। एक टाइप से कहें तो ये एक्शन ओरिएंटेड होता है, और जो फीलिंग्स होती है ना किसी भी पर्सन की, उनको रिमूव करके चलता है। ठीक है, तो कहता है कि जो नॉर्मल एवरेज इन्वेस्टर होता है, नॉर्मल सी बात, उसमें इमोशंस तो होते ही हैं, लेकिन ये बात आती है कि जब वो इमोशनल होता है तो वो अच्छे से सोच नहीं पाता, इसीलिए फॉर्मूला प्लान इमोशंस वगैरह को हटा के चलता है। अब बात आती है कि जब एक पर्सन है वो इस टेक्निक को यूज़ करता है ना, तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के चलता है, क्योंकि वो ना इमोशंस को नहीं सोच के चलता बल्कि पूरा कंट्रोल वगैरह करके चलता है, हर चीज़ पर अपना फोकस रखता है। इसीलिए कहता है कि ये जो फॉर्मूला प्लान होता है ना, ये एक टाइप से एक हमारे लिए एक रास्ता बनाता है, या हमारे ये बताता है कि हमें कैसे एक्शंस लेने हैं।
ठीक है, ताकि हम हमारे जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनसे छुटकारा पा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ। ठीक है, तो यही बात आती है इसमें। अब बात आती है जो हमारा फॉर्मूला प्लान्स होता है उसके क्या क्या रूल्स हैं। तो देखो, जो रूल्स है फॉर्मूला प्लान के, वो ये कहता है कि जो फॉर्मूला प्लान होते हैं ना वो यूज़फुल होते हैं टाइमली डिसीजन लेने में, कि हमें कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कब हमें बेचनी है, ठीक है, उन सब से रिलेटेड। फिर बात आती है जो फॉर्मूला प्लान होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा रिगिड हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब उनमें चेंज हम नहीं कर सकते। जो फॉर्मूला प्लान्स होते हैं कांट बी यूज्ड और फाउंड यूजफुल फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये शॉर्ट पीरियड के लिए यूजफुल नहीं होते, लॉन्ग पीरियड में बहुत अच्छा हमें रिटर्न देते हैं। जो फॉर्मूला प्लान होते हैं वो मार्केटिंग फोरकास्ट, मतलब जो फोरकास्ट है ना, फोरकास्ट उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते उसकी नीड को, मतलब फोरकास्ट तो करनी ही पड़ती है। और जो फॉर्मूला प्लान होते हैं वर्क अकॉर्डिंग टू ए मेथडोलॉजी, वो एक मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करते हैं जो हर प्लान की वर्किंग से रिलेटेड होती है। लेकिन देखो इसी की जो हमें रूल्स दे रखे हैं, इसी से हम इसके डिसएडवांटेजेस समझ सकते हैं। देखो इसने बोला ये टाइमिंग और डिसीजन में हेल्प करता है, लेकिन सिक्योरिटीज़ के सिलेक्शन में हेल्प नहीं करता। ये ना ही फ्लेक्सिबल है, अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, ये शॉर्ट पीरियड के लिए भी सूटेबल नहीं है, सिर्फ लॉन्ग पीरियड के लिए सूटेबल है। और जो फोरकास्ट मेकिंग है ये उसको भी एलिमिनेट करके नहीं चलता, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस वगैरह हो जाती हैं। फिर इसकी कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं, जैसे क्या है, अर्न मैक्सिमम रिटर्न, क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है इससे कि हमें कौन सी सिक्योरिटीज़ को रखना है और कौन सी को नहीं रखना। रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड करवाता है हमें, ठीक है, जिनको हमें फॉलो करना होता है। और डिटरमाइन करने में हेल्प करता है टाइम की, कब हमें टाइमली एक्शन लेना है, कब परचेज करना है, कब सेल करना है। और कंट्रोल करता है जो भी एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब जो भी इन्वेस्टर वगैरह की जो फीलिंग्स वगैरह होती हैं, उसके जो भी एक्सपेक्टेशंस वगैरह होती हैं उन पर कंट्रोल करके चलता है। और एक कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब काम करने का तरीका वगैरह बताता है कि कब क्या एक्शन वगैरह लेना है। तो ये इसकी हमने एडवांटेजेस पढ़ी। अब बात आती है कि फॉर्मूला प्लान को बनाते टाइम हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या मेथोडोलॉजी दे रखी है। तो देखो, सबसे पहले तो इसने बोल रखा है कि जो पोर्टफोलियो होता है उसको हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, एग्रेसिव और डिफेंसिव। पोर्टफोलियो में डिफेंसिव बोल सकते हो या कंजर्वेटिव, ठीक है। एग्रेसिव में तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर्स वगैरह में पैसा लगाते हैं, मतलब जो ये पोर्टफोलियो होता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होता है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारे शेयर्स के प्राइस होते हैं ना वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो रिटर्न होता है ना वो वोलेटाइल होता है, मतलब चेंजेबल होता है, कभी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी। कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो मतलब डिफेंसिव पोर्टफोलियो भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न होता है ना वो फिक्स होता है, इसमें ज़्यादातर बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे रिस्क कम होता है और रिटर्न अच्छा होता है, फिक्स होता है, ठीक है। जो इन्वेस्टर के फंड होते हैं ना उनको डिवाइड किया जाता है किसकी हेल्प से, टेक्निक्स ऑफ फॉर्मूला प्लान की हेल्प से, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और जो इन्वेस्टर के गोल्स हैं उनको पूरा किया जा सके। इसमें क्या होता है कि जो सिक्योरिटीज़ होती है ना उनको कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो से एग्रेसिव पोर्टफोलियो की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है, कब, जब प्राइस कम होते हैं, मतलब यहाँ पे स्टॉक को खरीदा जाता है क्योंकि प्राइस कम है। और एग्रेसिव पोर्टफोलियो से कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो की तरफ सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है जब हमारे एग्रेसिव पोर्टफोलियो के प्राइस बढ़ते हैं, मतलब जब शेयर्स वगैरह के प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूला प्लान है ना ये भी दिखाता है कि कब हमें स्टॉक को परचेज करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग स्टॉक को है ना हम परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो ये बोलता है कि स्टॉक कब बेचो, जब हमारे प्राइस ज़्यादा हो, और परचेज करो जब प्राइस कम हो। फिर ये बोलता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो यूज़फुल होते हैं करंट इनकम कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, करंट इनकम के लिए। भाई हम अगर फिक्स रेट से इनकम वगैरह चाहते हैं, इनके जो प्राइस होते हैं वो बूम पीरियड में गिरने लग जाते हैं, इसीलिए जो इंटरेस्ट रेट होती है वो भी उस टाइम पे बढ़ने लग जाती है। जो इन्वेस्टर होता है उसे नोट करना चाहिए कि जो फ्लैक्चुएशंस होते हैं ना प्राइस में वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं होते कि स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे तो बॉन्ड के गिरेंगे, वो डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन वगैरह पे, कई बार ये सेम डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। ये भी नोट करना चाहिए कि जो फॉर्मूला प्लान होता है ना वो कोई सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है कि हम स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, बल्कि बस ये हमें गाइडेंस देता है कि कब हमारे लिए परचेज करना सही है और कब सेल करना सही है। अगर जो इन्वेस्टर है वो एक गुड करंट इनकम को चूज़ करके चलता है जो स्टेबल है, तो कहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कम वोलेटाइल होता है नेचर में, क्योंकि वो बदलता नहीं है। जो इन्वेस्टर होता है ना उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर उसे प्रॉफिट कमाना है ना तो उसे ये पता होना चाहिए कि रिस्क कब ज़्यादा है, रिस्क कब कम है, कब चेंजेस आ सकते हैं। ये कहता है कि इस फॉर्मूला को यूज़ करने के अलावा जो इन्वेस्टर होता है उसे ये भी देखना चाहिए कि जितने भी स्टॉक्स हैं, मतलब जो भी शेयर वगैरह हैं
जो पोर्टफोलियो में लगाए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द सिक्योरिटी, कि भाई हाँ सिक्योरिटीज़ की ग्रोथ वगैरह होगी, ये सोचकर लगाए गए हैं। जो इन्वेस्टर होता है उसे फॉर्मूला प्लान को कंडक्ट करने से पहले अच्छे से पता होना चाहिए कि जो मूवमेंट क्या आ रहा है स्टॉक्स वगैरह में, मार्केट इंडेक्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। 3 बेसिक प्लान्स होते हैं जिनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान, इसमें क्या होता है कि जो हमने पोर्टफोलियो में पैसे वगैरह लगाए हैं ना, उनको कांस्टेंट रेट से मेंटेन करके चलता है। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम स्टॉक वगैरह को बेच देते हैं, लेकिन उसको उतनी ही अमाउंट तक मेंटेन करते हैं जितना पोर्टफोलियो है हमारा। तो देखो जो कांस्टेंट रुपी प्लान होता है ना, वो शिफ्ट करता है इन्वेस्टमेंट को बॉन्ड से स्टॉक में या स्टॉक से बॉन्ड में, कि कांस्टेंट अमाउंट मेंटेन रहे हमारे स्टॉक पोर्शन में पोर्टफोलियो के। कांस्टेंट रुपी प्लान ये कहता है कि ये एक है ना फिक्स अमाउंट से स्टार्ट हुआ है जो हमने अमाउंट लगाई थी, और कहता है कि उतने पर ही मेंटेन रहना चाहिए। जब प्राइस बढ़ेंगे तो हम स्टॉक को बेच देते हैं कितनी अमाउंट तक, कि जो हमारी ओरिजिनल अमाउंट पर पहुंच जाए, ठीक है, जितना हमने स्टॉक में इन्वेस्ट वगैरह किया था, ठीक है। यही बोलता है कि इंडिकेट करता है रुपी वैल्यू की जो कांस्टेंट रहना चाहिए स्टॉक में जो भी हमने लगाया था। जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम उनको बेच देते हैं उतने वैल्यू तक कि वो मेंटेन रहे जितना हमने सोचा था, और घट जाते हैं तो हम परचेज कर लेते हैं वो, ताकि हमारा जो भी स्टॉक वैल्यू है, जो भी हमारा पोर्टफोलियो है, वो क्या रहे कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान के अकॉर्डिंग मेंटेन रहे। इसकी कुछ एडवांटेजेस होती हैं। देखो एक तो सिंपल है, ये ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई कॉम्प्लेटिंग कैलकुलेशंस वगैरह नहीं है। कहता है कि ये जो प्लान होता है ना, ये इन्वेस्टर को के लिए क्या लेके आता है, फंड वगैरह लेके आता है, और उसे तैयार करता है कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब भाई इन्वेस्टर किसको फंड वगैरह अवेलेबल करवाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। कहता है कि जो ये प्लान होता है ये एडवांटेजेस रखता है स्पेसिफाई करना परसेंटेज ऑफ एग्रेसिव पोर्टफोलियो की, किसमें, इन्वेस्टमेंट फंड्स में। जो एग्रेसिव पोर्टफोलियो होता है वो होता क्या है, हमें पता है एग्रेसिव पोर्टफोलियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में इन्वेस्ट करके चलते हैं जब प्राइस गिरते हैं, क्योंकि ये हमें क्या देता है, हमें अच्छा रिटर्न देता है, ठीक है। अब बात आती है इसकी मेथडोलॉजी की। जो हमारा कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान है उसमें क्या क्या मेथड अपना के चलते हैं। तो देखो जो ये प्लान होता है ये इंडिकेट करता है कि जो रुपी वैल्यू वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, किसमें, स्टॉक पोर्टफोलियो में, टोटल पोर्टफोलियो के, ठीक है। जो ये फॉर्मूला है ना ये इंडिकेट करता है कि जो इन्वेस्टर है उसे कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कब प्राइस बढ़ रहे हैं, ताकि कांस्टेंट पोर्टफोलियो मेंटेन रहे। जो कहता है कि ये अग्रेसिव पोर्टफोलियो ना, कहता है कि हैज़ टू रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहना चाहिए टोटल पोर्टफोलियो में, किसके अकॉर्डिंग, प्लान्स को। हाँ यही तो होता है कि जो हम स्टॉक वगैरह में पैसे लगा रहे हैं उसको उतना ही रखा जाता है जितना हम पहले उसमें लगा के चले थे। अगर बढ़ जाता है तो हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं कंजर्वेटिव वगैरह में, ठीक है। कहता है कि जो ये प्लान होता है ये हमें एक्शन पॉइंट्स वगैरह अवेलेबल करवाता है जिन्हें हम रिवैल्यूएशन पॉइंट कहते हैं। इन एक्शन पॉइंट की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि कब हमें एग्रेसिव से कंजर्वेटिव में जाना है, कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो से एग्रेसिव में जाना है, ताकि कांस्टेंट रुपी वैल्यू मेंटेन रहे। कहते हैं इस प्लान के अकॉर्डिंग जो फ्लैक्चुएशंस आते हैं स्टॉक में, वो कहता है कि वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जो भी चेंजेस आते हैं, ताकि रीएडजस्टमेंट वगैरह हम उनको कर पाए। ये जो प्लान होता है स्टेट करता है टाइमिंग स्टॉक वगैरह की, टर्निंग पॉइंट आर द मोस्ट क्रूशियल, कि कब चेंज वगैरह हो रहे हैं। जो ये फॉर्मूला प्लान होता है इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर कैसे एक्शन लेगा, कि जो एक्शन पॉइंट वगैरह है उनके अकॉर्डिंग कब कंजर्वेटिव में जाएगा, कब एग्रेसिव में जाएगा। एक हम मतलब स्पेसिफिक रेंज वगैरह भी सेट करके चल सकते। जैसे भाई हमने मान लिया 20%, तो 20% तक अगर थोड़ा बहुत चेंज आता है तो हम उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करते, ना उनको सेल करते ना परचेज करते। लेकिन उससे ज़्यादा अगर रेंज से बाहर चेंजेस आ जाते हैं, फ्लैक्चुएशंस आ जाते हैं, तो हम उसको एग्रेसिव से कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव से एग्रेसिव में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सके। जो इन्वेस्टर होता है ना कांस्टेंट रुपी वैल्यू में, उसको अच्छी नॉलेज वगैरह की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि जो भी फ्लैक्चुएशंस वगैरह वो उनको समझ सके, फोरकास्टिंग वगैरह की ज़्यादा जरूरत ना पड़े, ठीक है। जो इन्वेस्टर होता है बिगिन इज कांस्टेंट रुपी फंड व्हेन द स्टॉक ही एक्वायर इज नॉट प्राइस। कहता है कि कब वो कांस्टेंट रुपी करता है, कि जब जो भी स्टॉक है उसको चाहिए, उनको प्राइस नहीं किया गया है किससे ऊपर, टू हाई, ना तो ज़्यादा और ना लोवेस्ट, ठीक है, ताकि जो ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस वगैरह है। इसीलिए कह रखा है जो इन्वेस्टर होता है उसे ओवरऑल रिजल्ट्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, कांस्टेंट रुपी प्लान के बारे में। अब पढ़ेंगे हम कांस्टेंट रेशियो प्लान। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। अब बात आता है कांस्टेंट रेशियो प्लान। कांस्टेंट रेशियो प्लान में क्या बता रखा है, जो पोर्टफोलियो होता है ना वो रीबैलेंस करता है, मतलब कंजर्वेटिव है और एग्रेसिव है पोर्टफोलियो, इन दोनों के बीच में ना वो रेशियो मेंटेन करके चलता है, एक फिक्स रेशियो, ठीक है। किसके बीच में, एग्रेसिव और कंजर्वेटिव कंपोनेंट्स के बीच में ये रेशियो होता है, ये फिक्स किया जाता है हमारे इन्वेस्टर वगैरह के द्वारा।
जो भी हमारे इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पैसा वगैरह लगाया है, जो इन्वेस्टर होता है उनका एटीट्यूड होता है क्या है भाई, रिस्क कम हो रिटर्न ज़्यादा हो। वो इन दोनों फैक्टर को ध्यान में रख के ही फिर एक रेशियो वगैरह फिक्स करके चलते हैं। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं ना वो ज़्यादातर क्या चूज़ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बॉन्ड्स में पैसा लगाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई एक फिक्स रेट से उन्हें रिटर्न मिलना ही है बॉन्ड पे। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं। इसमें देखो इसने बोला जो रेशियो है वो डिफरेंट है हमारा कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान से, क्योंकि जो ये है ना ये आइडेंटिफाई करता है रेशियो ऑफ द वैल्यू इन द एग्रेसिव पोर्टफोलियो टू द वैल्यू ऑफ कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो, कि एग्रेसिव से कंजर्वेटिव में क्या रेशियो है। तो देखो इसने ये दिखा रखा है मार्केट वैल्यू कॉमन स्टॉक अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल पोर्टफोलियो, इसको हम निकालते हैं। देखो अब इसकी बात आती है मेथडोलॉजी की, हम इसको कैलकुलेट करते कैसे हैं। तो देखो इसके मेथड में ये बता रखा है, इस मेथड के अकॉर्डिंग जो स्टॉक है ना उसको बेच देना चाहिए जब प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और टू मेक इट कांस्टेंट रहना चाहिए कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो की वैल्यू के अकॉर्डिंग, और जो इन्वेस्टर उसे फंड्स को ट्रांसफर कर देना चाहिए कॉमन स्टॉक में जब प्राइस गिरते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक वगैरह परचेज करने चाहिए जब प्राइस गिर जाते हैं। ठीक है, और उसे ना उनको चेंज भी करते रहना चाहिए कंजर्वेटिव से एग्रेसिव में। इस प्लान के अकॉर्डिंग कहता है कि जो एग्रेसिव वैल्यू होती है ना इज ऑलवेज टू बी केप्ट बाय द इन्वेस्टर कांस्टेंट, वो एग्रेसिव वैल्यू को हमेशा कांस्टेंट रख के चलते हैं। एग्रेसिव मतलब जो भी स्टॉक वगैरह में पैसा लगा रहे हैं उनको वो हमेशा कांस्टेंट रख के चलते हैं जब भी वो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं। और वो ऐसा करते किसके अकॉर्डिंग है, जो रूल्स वगैरह होते हैं उनको कंजर्वेटिव से एग्रेसिव में कन्वर्ट करते हैं जब भी वैल्यू गिरती है स्टॉक की। जो फॉर्मूला प्लान होता है वो कांस्टेंट रेशियो वगैरह पे बेस होता है, उसको जरूरत नहीं है इन्वेस्टरों की कि वो फोरकास्ट वगैरह करे कि क्या क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। जो कांस्टेंट रेशियो प्लान है ना वो बहुत ज़्यादा अलग होता है हमारा कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान से, क्योंकि जो कांस्टेंट रुपी प्लान था वो तो भाई ये था कि भाई कांस्टेंट मेंटेन करके चलना है हमें पोर्टफोलियो को, किस किस के बीच में एग्रेसिव और कौन मतलब भाई जितनी इन्वेस्टमेंट वगैरह की है स्टॉक में कब हमें उसको हमारे एग्रेसिव से हमें उसे डिफेंसिव में कन्वर्ट करना है और कब नहीं करना है। जबकि जो हमारा कांस्टेंट रेशियो प्लान है ये तो एक रिलेशनशिप ही दिखा देता है परचेज के बीच में और सेल के बीच में, किसके स्टॉक के, जो भी हमारा एग्रेसिव और जो हमारा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है उनके बीच में। जो कांस्टेंट रेशियो प्लान है ये ऑपरेट करता है लेस एग्रेसिव मैनर में, कहता है कि जब स्टॉक के प्राइस मूव होते हैं ना एक राइजिंग प्राइस लेवल पे, ये इंडिकेट करता है मतलब इसमें क्या आते हैं सेल्स वगैरह भी आती है विच आर जो बहुत ज़्यादा लेस एग्रेसिव होती है अपने नेचर में। ठीक है, जो मिडल रेंज फ्लक्चुएशंस होते हैं ना वो डिसाइड किए जाते हैं फैक्टर्स वगैरह को ध्यान में रख के, किसके, सेल्स के और परचेज के। ठीक है, कि क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे जो भी डिसीजंस है जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये सभी फैक्टर्स वगैरह को ध्यान में रख के चलता है। मोस्ट ऑप्टिमम जो फॉर्मूला प्लान होता है ना ये है, क्योंकि जब स्टॉक के प्राइस मतलब स्टॉक को बेचा जाता है ना एग्रेसिवली एज, क्योंकि जो उनके प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं मतलब बदल रहे हैं किसके ऊपर, मिडल रेंज ऑफ फ्लक्चुएशंस के ऊपर, और इनको परचेज किया जाता है एग्रेसिवली जब प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, क्योंकि एक रेंज फिक्स करके चलता है। उस रेंज से ज़्यादा प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम उनको बेचने की सोचते हैं, और जब एक रेंज से नीचे प्राइस चले जाते हैं तो हम उसको खरीदने की सोचते हैं। जो कांस्टेंट रेशियो प्लान होता है कहता है कि द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्टॉक अगर लंबे पीरियड तक ले लेते हैं तो कहता है कि मूव इन ए डायरेक्शन जो या तो ऊपर होगी या नीचे की तरफ होगी, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जो फॉर्मूला प्लान होता है ना वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमली काम करता है, ऑप्टिमम मतलब बहुत अच्छे लेवल पे काम करता है कि जहाँ पे हमें ना अच्छी यूटिलिटी वगैरह मिले। अगर इसको प्रेडिक्ट किया जाए केयरफुली तो ये हमें अच्छा रिटर्न वगैरह देता है। ठीक है, कहता है कि अगर जो इन द कांस्टेंट रेशियो प्लान जो इन्वेस्टर होता है उसे अच्छा प्रॉफिट मिलता है अगर वो कंटिन्यूअसली जो भी मतलब प्राइस है वो बढ़ते जा रहे हैं या प्राइस घटते जा रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखता है। ठीक है, और कहता है कि इसको ध्यान में रखते हुए कहता है कि जो फुल साइकिल है ना फ्लक्चुएशंस की हैज़ बीन फाउंडेड दैट द कांस्टेंट रेशियो प्लान डज नॉट वर्क विद फुल इफिशिएंसी, मतलब ये इसकी कमी बना दी कि हम पूरा अगर फ्लक्चुएशन देखते हैं तो ये देखते हैं कि कांस्टेंट रेशियो प्लान इतनी ज़्यादा इफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता, हम इसकी लिमिटेशन बोल सकते हैं कि इसमें इफिशिएंसी की कमी होती है। ठीक है, जब हम इसको पूरा इफिशिएंटली चेक वगैरह करते हैं। जो मैथडोलॉजी होती है जो अडोप्ट की गई इस प्लान में इस टू रीड द फ्लक्चुएशन एंड रीएडजस्टमेंट मेड बाय द परसेंटेज फ्लक्चुएशंस के द्वारा की जाती है कि क्या क्या एडजस्टमेंट वगैरह की ज़रूरत है, क्या क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है हमें। आता है वेरिएबल रेशियो प्लान, कहते हैं इस प्लान के अकॉर्डिंग है ना प्रोपोर्शन होता है स्टॉक का और बॉन्ड का वो बदलता रहता है अलग अलग मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पे मार्केट प्राइस देखा जाता है। कहते हैं कि जब मार्केट प्राइस होता है स्टॉक का बढ़ जाता है
तो हम स्टॉक को बेच देते हैं और एक नया रेशियो अडॉप्ट कर लेते हैं, जो जिससे क्या होता है कि जो पोर्टफोलियो है ना उसमें जो कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो उसका रेशियो बढ़ जाता है। और कहता है कि टू अडॉप्ट दिस प्लान, इस प्लान को अडॉप्ट करते टाइम इन्वेस्टर को क्या चाहिए कि वो सही से एस्टिमेट लगाए लॉन्ग टर्म ट्रेंड का, कि मार्केट में क्या चेंजेस होंगे, प्राइसेस वगैरह के, मतलब जो स्टॉक वगैरह के प्राइस उनमें क्या बदलाव होंगे। फोरकास्टिंग बहुत जरूरी होती है इस प्लान के लिए, जबकि जो हमने इससे पहले प्लान किया था उसमें फोरकास्टिंग वगैरह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें फिक्स रेशियो मेंटेन करके चलता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको वेरिएबल रेशियो प्लान बोलते हैं, क्योंकि वेरिएबल है, मतलब जो चेंजेस वगैरह होते हैं उनको लेके चलता है। मेथोडोलॉजी क्या है, कहता है कि जो इन्वेस्टर है ना उसे मतलब स्टॉक को बेच देना चाहिए जब प्राइस बढ़ते हैं, एंड बॉन्ड को खरीद लेना चाहिए, और जब प्राइस गिरते हैं तो उसे इसे खरीद लेना चाहिए और बॉन्ड को बेच देना चाहिए। जो मेथोडोलॉजी है फॉर्मूला प्लान की वो है शुड हैव बीन प्रीडेटर्मिन्ड, पहले से ही क्लियर होने चाहिए रूल्स वगैरह के अकॉर्डिंग, ताकि जो डिफरेंट प्रोपोर्शन है, जो भी रेशियो वगैरह है स्टॉक प्राइसेस का, वो हम ध्यान में रख पाएँ, उसके अकॉर्डिंग उन्हें मेनटेन कर पाएँ। अब बात आती है कि जो फॉर्मूला प्लान है उसमें हम क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो देखो जो फॉर्मूला प्लान होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, तो कहता है इसे हमें ना फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए ताकि जो चेंजेस वगैरह हैं उनको हम ले सकें। जो फॉर्मूला प्लान है उसे इस अजम्पशन के अंतर्गत काम करना चाहिए, जो इमोशंस है, फीलिंग है इन्वेस्टर की, उनको ध्यान में रखा जाए, क्योंकि ये उनको इग्नोर करके चलता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और उसको अपने पैसे को म्यूचुअल फंड वगैरह में लगाते हैं। तो कहता है जो स्टॉक प्राइस होता है ना वो फ्लक्चुएट नहीं होता सेम मैनर में, इसीलिए एडजस्टमेंट वगैरह भी इसमें होनी चाहिए। कहते हैं जो रिफ्लेक्शन होता है ना हिस्टोरिकल मतलब जो पुराना पास्ट का जो डाटा है उसको ये इंडिकेट नहीं करता हमेशा, क्योंकि सेम नॉर्म नहीं होते, जरूरी नहीं है हमेशा सेम सिचुएशन होगी, इसीलिए कहता है कि कुछ ना कुछ उसमें बदलाव करना, उसको एडजस्ट करना चेंजेस के अकॉर्डिंग, बदलाव के अकॉर्डिंग वो भी होना चाहिए। अब बात आती है कि मेथोडोलॉजी जो अडॉप्ट की गई है मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मतलब मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या क्या मेथड वगैरह अपनाए गए। तो देखो इन्वेस्टर ना वो चेंजेस करने में डिले कर सकता है एक्शन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज थोड़ी देर के लिए आए हो, क्या पता चेंजेस। ठीक है, जो इन्वेस्टर होता है कंटिन्यू रह सकता है टू इन्वेस्ट इन द सेम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे, अल्सो द एक्शन पॉइंट हैज अराइव्ड बिकॉज ही हैज ए फीलिंग एंड हिज इमोशन आर इन्वॉल्व्ड। देखो मतलब सेम सिक्योरिटीज में पैसा लगा, जरूरी नहीं है कि वो इन सिक्योरिटीज में बदले और नई सिक्योरिटीज में पैसा लगाए, क्योंकि जो मतलब हमारे इन्वेस्टर उसकी फीलिंग वगैरह इमोशंस वगैरह वो इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, जो फॉर्मूला प्लान है वो मॉडिफाई किया जा सकता है बाय पुटिंग सम कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह उसमें ला करके, किसके अकॉर्डिंग जो भी इन्वेस्टर वगैरह की रिक्वायरमेंट है या जो भी इन्वायरमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसीलिए इसको हम ना रूपी कॉस्ट एवरेज के नाम से भी बोल सकते हैं। फिर बात आता है रूपी कॉस्ट एवरेज प्लान। रूपी कॉस्ट एवरेज में यही होता है कि जो सिक्योरिटीज है ना उनको हम मार्केट में जब प्राइस गिरने लग जाते हैं सॉरी उसके अकॉर्डिंग खरीदने लग जाते हैं। ये सिंपलेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, जो स्टॉक है ना उसमें जो फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है ना उसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं। मतलब जो स्टॉक जब आप चूज करो तो ये देखो कि वो कैसा हो, एक तो अच्छा हो, गुड हो, और एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से चूज करो, मतलब लंबे पीरियड तक ग्रोथ देगा, क्योंकि ये जो स्टॉक के प्राइस होते हैं ये बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिटर्न वगैरह देते हैं। दूसरा जो इन्वेस्टर होता है उसे हमेशा है ना बाई करना चाहिए शेयर्स को रेगुलर इंटरवल पर, कि मतलब ध्यान में रख के हर सिचुएशन वगैरह को, कि जैसे ये ऐसा नहीं है कि भी आप खरीदा फिर नहीं खरीदा, रेगुलर इंटरवल पर मार्केट पर ध्यान रखे और उनको परचेज करता रहे। उन्हें परचेज करना चाहिए शेयर्स को, चाहे स्टॉक के प्राइस कुछ भी हो। जो कंपनी होती है ना शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिक फैक्टर वगैरह इनको ये ध्यान में रख के ही करना चाहिए, क्योंकि ये अफेक्ट करके चलते हैं स्टॉक के मार्केट को। कहता है कि जो रूपी कॉस्ट एवरेज स्ट्रेटेजी होती है उसमें जो इन्वेस्टर होता है वो बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह खरीदता है एट वेरियस पॉइंट ऑफ स्टॉक मार्केट साइकिल, क्योंकि अलग अलग टाइम पर खरीदता है। ठीक है, इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह को वो इग्नोर करके चलता है। फिर इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हो जाती है, देखो ये रिड्यूस करके चलता है जो एवरेज कॉस्ट पर शेयर की है और पॉसिबिलिटी इंप्रूव करता है गेन वगैरह की लॉन्ग टर्म पीरियड की। रिमूव करता है प्रेशर ऑफ टाइमिंग द स्टॉक परचेज फ्रॉम इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर के ऊपर से प्रेशर को कम करता है कि हाँ भाई तुम्हें इसी टाइम पर परचेज करना है, क्योंकि वो रेगुलर इंटरवल पर परचेज करते रहते हैं। ये करता है इन्वेस्टर को ये प्लान करे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को पीरियोडिकल बेसिस पे, भी हर चीज सिचुएशन को ध्यान में रख के करें। ये एप्लीकेबल होता है दोनों मार्केट के लिए, चाहे मार्केट बढ़ रहा हो चाहे मार्केट गिर रहा हो। ठीक है, क्योंकि इसमें ये जरूरत नहीं है कि प्राइस गिरेंगे तभी हम खरीदेंगे, लिमिटेशंस है लेकिन इसकी कुछ की। एक तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व होती है स्मॉल और फ्रीक्वेंट परचेज के लिए। अगर थोड़ी बहुत परचेज करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। जो टेक्निक्स है ना ये सिर्फ परचेज ओरिएंटेड है, ये सेल्स पर तो फोकस करके चलती ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि एक एप्रोप्रिएट इंटरवल कितना होना चाहिए परचेज के बीच में, मतलब कितना डिफरेंस होना चाहिए दो परचेज की जाए।
कहता है कि अगर स्टॉक गिरते हैं ना तो ये टेक्निक अच्छा प्रॉफिट नहीं देती। अब बात आती है कि जो पोर्टफोलियो रिवीजन हमने ये पूरा चैप्टर जिस पर पढ़ा है उसकी क्या क्या कॉस्ट है, प्रॉब्लम भी बोल सकते हो आप इसकी, कि जो पोर्टफोलियो रिवीजन है ना उसको एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी की ज़रूरत होती है। जो पोर्टफोलियो रिवीजन हो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह लग जाता है, क्योंकि हमें प्लानिंग भी करनी पड़ती है, उसे फिर इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। जो सेलिंग है ना स्टॉक की वो बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह को अट्रैक्ट करके चलती है। जो पोर्टफोलियो रिवीजन ट्रेडिंग एक्टिविटी है ना वो मतलब इसके अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटी वगैरह भी की जाती है। जो इन्वेस्टर होता है उसे कमीशन वगैरह पे करना पड़ता है, ट्रांसफर करने पड़ते हैं टैक्सेस। ये हम इसकी प्रॉब्लम वगैरह भी बोल सकते हैं, जैसे इनको आप प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, टैक्स वगैरह की टर्म वगैरह। और टूल्स कई बार पोर्टफोलियो रिवाइज करने में आप टूल्स भी यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस, रिस्क रिटर्न इवैल्यूएशन, मार्कोविस मॉडल, ये हम पीछे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और शेयर करें, और आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।